हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं 26 से लेकर 28 जुलाई तक के करंट अफेयर्स। ठीक है, कल आपकी लाइव क्लास थी इसलिए कल हमने क्लास नहीं ली थी, आज क्लास आ रही है आपकी। तो आज मैंने 28 जुलाई के भी जो करंट अफेयर्स हैं इसी में कवर कर दिए हैं। तो पहले हम लास्ट क्लास के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, यूडाई के फर्स्ट चेयरमैन नंदन निलेकानी थे। ठीक है, नंदन निलेकानी। और अब कौन है चेयरमैन? जो रिसेंट अपॉइंट हुए हैं, सौरभ गर्ग। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सीबीडीटी या आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके चेयरमैन कौन है? तो उसके चेयरमैन नितिन गुप्ता हैं, जिन्होंने रिप्लेस किसको किया है? संगीता सिंह को, जो जिनको मतलब एडिशनल चार्ज मिला था। जे बी मोहपात्रा की जब वो हुई थी ना, रिटायरमेंट हुई थी, उसके बाद एडिशनल चार्ज मिला था संगीता सिंह को, उनको रिप्लेस किया है इन्होंने, नितिन गुप्ता ने। तो अब सीबीडीटी के चेयरमैन हैं नितिन गुप्ता। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका बताना था आपने मुझे, तो उसमें बाकी सबके आंसर सही थे। किसी एक ने आंसर, स्टूडेंट ने ये किया था कि गोटबाया राजपक्षा जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, वो थे प्रेसिडेंट। ठीक है, उनको रिप्लेस करके रनिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट भी बने थे, प्राइम मिनिस्टर भी बने थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे। बट अब प्रेसिडेंट हैं वो और फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ के अब नए बन गए हैं। कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धना। ठीक है, और तो मतलब अगर अभी का देखें रिसेंट, तो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धना हैं, प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे और फाइनेंस मिनिस्टर भी वहाँ के रनिल विक्रमसिंघे ही हैं। ठीक है, पहले तीनों ही पोस्ट यही होल्ड कर रहे थे। अब प्राइम मिनिस्टर वो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर दिनेश हैं। ओके, तो अब आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले इम्पोर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे हम आज। 26 जुलाई को काफ़ी इम्पोर्टेंट डे होता है इंडिया के लिए, कारगिल दिवस डे। ठीक है, कारगिल दिवस डे या कारगिल विजय दिवस भी इसको कहते हैं। कारगिल दिवस डे नहीं, मतलब कि कारगिल दिवस या कारगिल विजय दिवस इस दिन को कहते हैं। ये मनाया जाता है हमारी करगिल पे विक्ट्री के लिए। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी कारगिल में, तो वो कब से कब तक हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 मई से लेके 26 जुलाई 1999 को। और 26 जुलाई 1999 को हमने पाकिस्तान के जो भी इंट्रूडर्स थे, जितने भी वहाँ के घुसपैठिए थे जो इंडिया में आ गए थे, उनको हमने बाहर निकाला था और हमने ये जो विक्ट्री है वो हासिल की थी 26 जुलाई 1999 में। ठीक है, तो यही हम विक्ट्री डे के तौर पे इसको सेलिब्रेट करते हैं। उन सब सोल्जर्स को कोमेमोरेट करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ्स गंवाई हैं इस एक वॉर में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डे था। उसके बाद 26 जुलाई को ही सेम डे पे हमने इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम भी ऑब्जर्व किया था। ठीक है, ये क्या है? ये एक जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं आपके, या मैनग्रोव का पूरा इकोसिस्टम रहता है, उसकी कंजर्वेशन के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैनग्रोव का अगर आपको पता होगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रोल होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट का, कि वो जो है ना, उनकी जो सॉइल होती है ना मैनग्रोव फॉरेस्ट की, वो बहुत ज़्यादा कार्बन वगैरह को ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसको एब्जॉर्ब करने से जो कार्बन है एनवायरनमेंट में वो कम होता है। ठीक है, तो मेन तो इसका यही रोल है, जो एक काफ़ी क्लाइमेट चेंज में हेल्पफुल रहता है। क्लाइमेट चेंज से हमारे को डील करने में ये जो हेल्पफुल रहेगा, तो इसके लिए मैनग्रोव फॉरेस्ट की कंजर्वेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ही इस वाले डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार ये डे 2016 में सेलिब्रेट किया था हमने। ओके, इसके अलावा 28 जुलाई को यानी कि आज के दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस एक डिजीज़ होती है जो लिवर को अफेक्ट कर देती है, वायरल डिजीज़ होती है, लिवर को अफेक्ट करती है। उससे डील करने के लिए, उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या उसके लिए प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या उसके लिए मेडिकेशंस होती हैं, एक्सरसाइजेज एंड ऑल सारी चीज़ें, जिससे इसको हम इस एक डिज़ीज़ को हम हरा सकें, उसके लिए ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम 28 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। थीम इस बार की है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। ठीक है, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, मतलब कि जो हेपेटाइटिस की मेडिकेशंस एंड ऑल हैं, उनकी जो आपकी सॉल्यूशंस हैं इस चीज़ से डील करने के, वो सबके लिए अवेलेबल हो पाएँ, ये इस बार की थीम है। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस डे के साथ साथ आज हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ठीक है, नेचर की कंजर्वेशन वाला जो दिन है वो भी हम आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। नेचर को कंजर्व करना मतलब कि
पॉल्यूशन वगैरह से बचाना या ट्री प्लांटेशन वगैरह, वो सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या थीम है इस बार की? कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज़। कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज़ मतलब कि प्लास्टिक के यूज़ को जितना हो सके उतना रिड्यूस करना इस साल की थीम है। और इससे एक चीज़ आपको याद आई, अभी हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था, एक वर्ल्ड पेपर बैग डे भी होता है जिसमें प्लास्टिक के बैग्स की जगह पेपर बैग का यूज़ करना जो है उसको और थोड़ा प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को कि वो प्लास्टिक बैग के ऊपर पेपर बैग का यूज़ करें, ठीक है, प्लास्टिक बैग को ना यूज़ करते हुए, ताकि प्लास्टिक के यूज़ को सबसे ज़्यादा कम किया जा सके, ठीक है। तो वो भी मैंने आपसे आज का क्वेश्चन एक पूछा है कि वो डे हमने कब सेलिब्रेट किया था। इस बारी की थीम भी वैसी है, कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज़, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की। तो आज के दिन 2 दिन मनाए जाते हैं 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं, हेपेटाइटिस डे भी आज के दिन होता है और नेचर कंजर्वेशन डे भी, ठीक है। इससे पहले कारगिल विजय दिवस और इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। इसमें कन्फ्यूज तो ना, ये कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव है, ये कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ठीक है। ये 26 को हैं दोनों, ये 28 को। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है हमारे पास कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया का जो फ्लैग कोड है ना उसको अमेंड कर दिया है, उसमें चेंजेस ले आए हैं ताकि अलाउ किया जा सके फ्लैग को, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको डे एंड नाइट तक हम लोग लहरा सकें, उसके लिए अमेंडमेंट हुई है ये। तो हमसे ये पूछा गया है यहाँ पे कि व्हाट वाज द टाइम प्रीवियसली अलाउड टू होइस्ट द फ्लैग। इससे पहले हम फ्लैग को कब से कब तक, किस टाइम से लेके किस टाइम तक जो है वो लहरा सकते थे अपने अपने घरों पे या किसी भी बिल्डिंग पे, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या बनेगा? बिटवीन सनराइज़ एंड सनसेट। पहले ये अलाउ किया जाता था कि सनराइज़ से लेकर सनसेट तक ही जो फ्लैग है उसको होइस्ट किया जा सकता है, उसको लहराया जा सकता है किसी भी बिल्डिंग पे या किसी घर पे। बट अब जो है उसको अमेंड किया गया है फ्लैग कोड को। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में आया था, उसको अमेंड करके अब अलाउ कर दिया है कि डे एंड नाइट कभी भी दिन रात आप उसको लहरा सकते हो अपनी बिल्डिंग के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए 2002 वाला है, ठीक है। इसको अमेंड किया है हमने और इसके साथ ओपन एंड इंडिविजुअल हाउसेस में या बिल्डिंग्स में थ्रू आउट डे एंड नाइट, मतलब दिन और रात में लगातार जो है फ्लैग को आप लहरा सकते हो। प्रीवियसली सिर्फ सनराइज से सनसेट के बीच में ही आप फ्लैग को लहरा सकते थे, उसके बाद फ्लैग को उतार के प्रॉपरली उसको तय लगा के वापस रख दिया जाता था, नेक्स्ट डे उसको सनराइज़ के बाद वापस लहराया जाता था, ऐसे करते थे। बट अब ये अलाउ कर दिया गया है कि डे एंड नाइट आप उसको लहरा सकते हो। दी डिसीजन कम्स एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट्स टू लॉन्च हर घर तिरंगा। हमने ये बात की थी ना, हर घर तिरंगा एक कैंपेन लॉन्च हो रहा है जिसमें हर एक घर के ऊपर फ्लैग की होस्टिंग के लिए, मतलब एक मेन पर्पज़ है इनका कि हर घर पे फ्लैग जो है वो लहराया जाए आपका 15 अगस्त को, क्योंकि इस बार जो है वो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला ईयर जो है वो सेलिब्रेट करें, 75 ईयर्स होने वाले हैं हमारे को। तो 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक ये जो कैंपेन है ये चलेगा, हर घर तिरंगा वाला। तो इसमें हर एक घर के ऊपर जो है तिरंगा लहराने की बात की गई है, इसी के ही लिए, इसी में ताकि ये जो तिरंगा है हर एक घर पे दिन रात लहराया जा सके, उसी के लिए इसको हमने इस कोड को जो है अमेंड किया है। दी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, इससे पहले कब अमेंड हुआ था? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली ये सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं, ये सारे ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। इससे पहले ना 2021 में 30 दिसंबर 2021 में इसको अमेंड किया गया था। पहले क्या होता था कि कुछ, मतलब अभी भी यही होता है कि कुछ गिने चुने मटेरियल्स होते हैं जिससे ये जो फ्लैग है हमारा नेशनल फ्लैग है उसको बनाया जा सकता है। बट हमने इसको भी कवर किया है, लद्दाख में शायद ये पहला पॉलिएस्टर का जो फ्लैग था वो लहराया गया था। तो जो 2021 वाली अमेंडमेंट थी उसमें यही था कि आप पॉलिएस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो पॉलिएस्टर का मटेरियल होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं नेशनल फ्लैग को बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं? कॉटन, वूल, सिल्क एंड खादी। ये पहले 1 2 3 4 थे और अब टोटल 5 हो गए हैं मटेरियल्स जिनसे आप जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो बन सकता है, ठीक है। और ये हैंड स्पन भी हो सकता है, हाथ से भी बुना हुआ हो सकता है, हैंड वोवन, और साथ में मशीन मेड भी ये फ्लैग्स हो सकते हैं। ये आपका, ये सब चीज़ें भी आपकी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंडर ही मेंशन थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना पॉइंट क्वेश्चन आज का। सेकंड क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ गॉट एन अप्रूवल ऑफ $96 मिलियन लोन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट फ्रॉम
ADB। ADB जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने एक लोन दिया है। कितने का लोन है? 96 मिलियन US डॉलर्स का लोन है। ये फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट को दिया गया है ताकि वहाँ पर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है, प्रॉपर पीने वाला पानी जो है वो सेफ़ पानी हर एक बंदे को, हर एक वहाँ के नेटिव को मिले। तो उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट के लिए ये लोन अप्रूव हुआ है। कौन सी स्टेट के लिए अप्रूव हुआ है ये? हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के लिए ये जो लोन है ये अप्रूव हुआ है। आपको अगर आपने लास्ट क्लासेस देखी होंगी तो हमने उसमें एक और भी लोन कवर किया था जो हिमाचल प्रदेश को मिला था। वर्ल्ड बैंक ने वो लोन दिया था 200 मिलियन US डॉलर्स का। याद है आपको? वर्ल्ड बैंक ने दिया था 200 मिलियन US डॉलर्स का लोन हिमाचल प्रदेश को ही। किसके लिए दिया था? पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के लिए। जितने भी इनके पावर सेक्टर वाले प्रोजेक्ट्स थे उनको सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये 200 मिलियन वाला लोन भी मिला है हिमाचल को। और अब ये 96 मिलियन वाला ADB से मिला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिला है हिमाचल प्रदेश को ही, पानी के लिए, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ये आपको याद रखना है। 2 लोन्स हैं, दोनों हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, अभी रिसेंटली ही किए हैं, तो आपको याद रहने चाहिए। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। ADB हैज़ अप्रूव 96.3 मिलियंस या फिर अप्रॉक्सीमेटली 770 करोड़ रुपीज़। अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 770 करोड़ रुपए का ये लोन मिला है हिमाचल को, ताकि वहाँ की स्टेट के जितने भी लोग हैं उनको सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन की सर्विसेज एंड वाटर सप्लाई में थोड़ी इम्प्रूवमेंट वगैरह उनको मिल सके, ठीक है। किसके अंडर है? कौन सा प्रोजेक्ट है मेन? हिमाचल प्रदेश रूरल ड्रिंकिंग वाटर इम्प्रूवमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंडर ये जो लोन है ये मिला है हिमाचल को। द प्रोजेक्ट विल रेज अवेयरनेस ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स थ्रू इम्प्रूव वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिस। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज़ क्या रहने वाला है कि वहाँ की जनता को ये पता लग सके कि अगर हम बेटर वाटर हैं, जो अगर बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर को हम कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा साफ़ पानी हम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें हेल्थ के कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं हमारे को, है ना। अगर सैनिटेशन वगैरह प्रॉपर है और बाकी आपकी हाइजीन वगैरह भी प्रॉपर अगर आप रखते हो, हाइजीन की प्रैक्टिसेस आपकी सही रहती हैं, तो उसमें हेल्थ को कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं उसके बारे में भी अवेयरनेस स्प्रेड करेगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है। द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर विल ऑल्सो बी ट्रेंड ऑन वाटर मैनेजमेंट पे भी ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ पर, और लाइवलीहुड स्किल्स फॉर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी इसमें अवेलेबल होंगे। बट मेन इसमें यही है कि आपका जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए ये प्रोजेक्ट है, और साथ में सैनिटेशन और हाइजीन की भी जितनी भी आपकी प्रोसेस रहती है उसको भी प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। ये इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पज़ रहेगा। ADB ने किया है, ठीक है। ADB ने ये वाला लोन दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है 200 मिलियन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स वर अनाउंस्ड एट द नेशनल मीडिया सेंटर इन न्यू दिल्ली, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड। अब 68th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली में ये डिक्लेयर किए हैं अवार्ड्स। हमसे पूछा है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें किसको मिला। अब जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स वगैरह होते हैं ना, ये भी आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इनका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्ज़ाम्स में, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें 68th नेशनल फिल्म जो अवार्ड्स हैं, इसमें कौन जीता है बेस्ट एक्टर का? वो जीता है अजय देवगन और सूर्या दोनों ने, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर बनेगा बोथ B एंड C। अजय देवगन और सूर्या ये एक तमिल एक्टर हैं, तो इन्होंने दोनों ने ये अवार्ड जीता है बेस्ट एक्टर का। डिटेल्स देखते हैं अब इसकी। बेस्ट एक्टर सूर्या और अजय देवगन ने शेयर किया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इसमें अपर्णा बाला मुरली को। अपर्णा बाला मुरली ये भी तमिल की ही एक्ट्रेस हैं, ठीक है, तमिल एक्ट्रेस ही हैं ये भी। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी एक तमिल फिल्म को ही मिला है, सूरा राय पोत्रू ये मूवी है, इसी के ही एक्टर्स हैं ये भी। अपर्णा भी इसी की एक्ट्रेस हैं और सूर्या भी इसी के एक्टर हैं, ठीक है। तो इन दोनों को बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रिस्पेक्टिवली, और साथ में जो मूवी है उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, ओके। द सेकेंड एडिशन ऑफ द जम्मू फिल्म फेस्टिवल, अब ये अलग पॉइंट है, ये इस वाले का था 68th आपका जो नेशनल फिल्म अवार्ड था उसका था। इसके अलावा ये वाला एक पॉइंट है जो फिल्म्स के ही किसी अवार्ड फंक्शन वगैरह के रिलेटेड है, तो फिर मैंने इसी में ये आपका कर दिया ज्वाइन कि सेकेंड एडिशन होने वाली है जम्मू फिल्म फेस्टिवल की।
ठीक है। जम्मू का भी एक फिल्म फेस्टिवल अलग से कंडक्ट करवाया जाने लगा है, 2nd एडिशन ये उसकी, मतलब लास्ट टाइम भी इसको किया था कंडक्ट। ये जो फिल्म फेस्टिवल होने वाला है ये 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा इस साल, 3 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। इसमें टोटल 54 कंट्रीज़ की जो फिल्म्स हैं वो शो की जाएंगी, स्क्रीन की जाएंगी 2 दिन के इवेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर इज द 36th नेशनल गेम्स 2022 गोइंग टू बी कंडक्टेड। अब 36th नेशनल गेम्स या 36th जो है राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाने हैं, ये हमने पढ़ा भी था। अगर आपने न्यूज़ पहले भी कवर की होंगी, हमने ये न्यूज़ डिस्कस कर ली थी कि कौन सी स्टेट को अलाउ कर दिया गया है कि वो इन गेम्स को कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। अब क्योंकि वो कंडक्ट होने जा रही हैं इसलिए हमने इसको एज अ क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लिया है। गुजरात को अलाउ कर दिया गया है कि वो 36th जो है आपका नेशनल गेम्स कंडक्ट करवा सकती हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि गुजरात और गोवा के बीच में कंपटीशन था इसके लिए, क्योंकि गोवा की स्टेट भी ये चाह रही थी कि यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाए और गुजरात भी चाह रही थी, बट गुजरात को फाइनली सिलेक्ट किया गया इसके लिए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने एक MOU साइन किया है गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलके, ताकि ये जो नेशनल गेम्स हैं इनको कंडक्ट किया जा सके। 36th एडिशन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका कि लोगो क्या है इस गेम का, ये जो भी गेम का इवेंट रहने वाला है इसका लोगो क्या है। तो लोगो है जो डिपिक्ट कर रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसको डिपिक्ट कर रहा है, और साथ में गिर एशियाटिक लॉयन को, ठीक है, गिर एशियाटिक लॉयन को भी ये डिपिक्ट कर रहा है जो लोगो है। टैगलाइन भी है इन गेम्स की, क्या टैगलाइन है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। मतलब आप ये देखो कि लोगों में भी यूनिटी का है, जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो डिपिक्ट किया गया है, और जो टैगलाइन है वो भी यूनिटी वाली है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। गेम्स वगैरह जो भी है वो यूनाइट करती हैं ना, सबको एक करती हैं वो, तो वैसा ही इस बार टैगलाइन है इन गेम्स की। 36th गेम्स हैं ये, कहाँ कब होने वाली हैं, 27 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में ये गेम्स होंगी। अलग अलग 6 सिटीज़ चूज़ की गई हैं इसके लिए गुजरात की, वहाँ पर ये गेम्स जो हैं आयोजित की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये भी आपके लिए सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक का किसी को अपॉइंट कर दिया गया है नया चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। किसको अपॉइंट किया गया है ये हमसे पूछा है, तो इंदरमीत गिल को अपॉइंट किया है, ठीक है। अब बाकी जो ऑप्शन है ना वो भी सारे रीसेंट हैं, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, तो एक बार आप वो भी देख लेना। और ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको एज अ पॉइंटर यहीं पर ही ले आई हूँ मैं, ठीक है। तो PDF में भी आपको ये मिल जाएगा और यहाँ पर भी। आलोक कुमार चौधरी हमने पढ़ा था MD बन गए हैं SBI के, ओके। मयंक अग्रवाल CEO बने हैं प्रसार भारती के। सतीश चंद्र शर्मा बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं सतीश चंद्र शर्मा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड इंडियन नेशनल इंदरमीत गिल एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप या WBG एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इनका नाम बेसिकली आपको याद रखना है इंदरमीत गिल, ओके। हिज अपॉइंटमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 2022। अभी अपॉइंटमेंट हो नहीं गई है इनकी, मतलब हो गई है, अपॉइंट कर दिया गया इनको, बट इनका जो टेन्योर है वो कब से स्टार्ट होगा, इनका जो कार्यकाल है वो 1 सितंबर 2022 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इंदरजीत गिल या इंदरमीत है ये, एक्चुअली इंदरजीत नहीं है, इंदरमीत है, M आएगा यहाँ पे। इंदरमीत गिल जो हैं वो 2nd इंडियन बनने वाले हैं इस पोस्ट को होल्ड करने के लिए, ठीक है। इससे पहले कौशिक बासु जो है इस पोस्ट को होल्ड किया था उन्होंने वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। तो ये 2nd इंडियन बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जब 2nd इंडियन बने हैं उनसे पहले सिर्फ एक ही है, तो हमारे को ऑब्वियसली फर्स्ट का भी इंपॉर्टेंट है। कौशिक बासु जो हैं वो 1st इंडियन थे टू सर्व एज द चीफ इकोनॉमिस्ट एट द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर सर्व करने वाले पहले इंडियन जो थे वो कौशिक बसु थे। अब 2nd इंडियन बन गए हैं इंदरमीत गिल। कौशिक बसु का जो टेन्योर था वहाँ पे वो कब से कब तक के बीच में था, 2012 से लेके 2016 में ये चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं वर्ल्ड बैंक के,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द मेडल टेबल इन द 18th वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ओरेगन 2022। अब जो 18वीं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई है ओरेगन में, ओरेगन यूएसए में है, वहाँ पर ये जो 2022 की चैम्पियनशिप हुई है, इसमें हमसे पूछा है कि इंडिया का क्या रैंक आया है। जो टोटल मेडल वाली टैली होती है, मेडल का जो टेबल होता है, उसमें इंडिया की क्या रैंक है, कितने मेडल्स इंडिया के पास हैं और क्या रैंक है इंडिया की। तो इंडिया की इसमें 33rd रैंक है, ठीक है, 33rd रैंक है इसमें इंडिया की। और इंडिया ने इसमें सिर्फ एक मेडल जीता है, सिल्वर मेडल, जो नीरज चोपड़ा लेके आए हैं जेवलिन थ्रो में। डिस्कस करते हैं इसकी डिटेल्स। 18th एडिशन थी ये, कहाँ पर हुई है, ओरेगन यूएस में, ठीक है। मैस्कॉट भी था इस गेम्स का, क्या मैस्कॉट था, लेजेंड द बिग फुट, लेजेंड द बिग फुट के नाम से इसका मैस्कॉट चूज़ किया गया था। और यूएसए ने इस गेम्स में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं। आपने देखा होगा भी रिसेंट हमने जितनी भी गेम्स कवर किए हैं, जो होस्ट कंट्रीज़ या होस्ट स्टेट्स या सिटीज़ रहती हैं, वही यूजुअली जीत रही होती हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई बायस नहीं है, बट हमने देखा है क्रिकेट में भी ऐसे होता है ना, अपने जो आपका होम ग्राउंड रहता है उसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हो। तो उसी तरह से अब यूएस में ये कंडक्ट हुए हैं गेम्स, और यूएस ने ही इसमें जो है टॉप किया है मेडल के पूरे टेबल में। मोस्ट गोल्ड मेडल्स जीतने वाली भी कंट्री यूएसए ही बनी है, 13 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। और ऑल इन ऑल जितने मेडल्स हैं, कितने इनके, 33 टोटल मेडल्स यूएसए ने जीते हैं, ठीक है। और ये देखो 33 लेके फर्स्ट पे यूएसए है, और जो सेकंड और थर्ड पे हैं एथियोपिया और जमाइका, ये दोनों ने ना सिर्फ 10-10 मेडल जीते हैं, और ये सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हैं। अब सेकंड बहुत लोगों के माइंड में ये भी कन्फ्यूजन होगी कि जब दोनों ने 10-10 जीते हैं तो सेकंड और थर्ड क्यों हैं। ये गोल्ड मेडल्स के हिसाब से भी होता है, इनके ज़्यादा गोल्ड हैं, इनके थोड़े कम गोल्ड हैं, इसलिए ये सेकंड पे हैं और ये थर्ड पे हैं, ठीक है। तो यूएसए फर्स्ट पे है, सेकंड पे एथियोपिया है, थर्ड पे जमाइका है। इंडिया जो है इसमें 33rd प्लेस पे आया है, और 4th बेस्ट इन एशिया बना है इंडिया इसमें, ठीक है। चाइना और जापान और कज़ाकिस्तान जो है एशिया में इंडिया से आगे हैं। अगर एशिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया चाइना, जापान और कज़ाकिस्तान से पीछे है। इंडिया का इसमें सिर्फ एक मेडल है, नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल है ये। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सिल्वर मेडल आया हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, ठीक है। ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप होती है, इसमें पहला मेडल है ये इंडिया का, जो सिल्वर मेडल है। तो ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। आपको ये पता होना चाहिए कि नीरज चोपड़ा ने पहला सिल्वर मेडल लिया है हमारे लिए, इंडिया के लिए, वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में। ये चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई है ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, या इन्होंने कितना क्या डिस्टेंस पे इन्होंने जो जैवलिन है उसको थ्रो किया था। एक बार क्वेश्चन में ये तक आ गया था कि जो जैवलिन का स्टिक होता है आपका, जो जैवलिन होता है एक्चुअली, उसकी क्या लेंथ होती है। तो यू नेवर नो कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन डाल देते हैं। तो हम ये भी याद रखेंगे कि कितने मीटर्स उन्होंने थ्रो किया था जिसने उनको सिल्वर मेडल जिताया, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर्स का थ्रो वहाँ पर परफॉर्म करके सिल्वर मेडल लिया है इंडिया के लिए। और ये इंडिया का अकेला मेडल था इस चैम्पियनशिप का। इसके अलावा नीरज चोपड़ा जो है वो सेकंड ऐसे इंडियन बन गए हैं जिन्होंने कोई मेडल लिया है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में। इससे पहले सिर्फ एक मेडल आया था इंडिया को, ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। वो आपका आई गेस अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं वो आपके लॉन्ग जंप में परफॉर्म करती थी, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था इंडिया के लिए आई गेस 2003 में। 2003 के जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप्स थी उसमें अंजू बॉबी जॉर्ज ने पहला मेडल लिया था इंडिया के लिए, वो ब्रॉन्ज मेडल था। तो पहला सिल्वर मेडल लेने वाले नीरज चोपड़ा ही अकेले इंडियन बने, ठीक है। ये इस लाइन में ये बताया गया है। और 19th एडिशन जो है, जैसे 18th एडिशन थी यूएसए में हुई थी, 19th एडिशन जो अगली है इसकी, वो कहाँ पर होने वाली है, बुडापेस्ट हंगरी में। हंगरी की कैपिटल है ना बुडापेस्ट, वहीं पर ही इसकी जो 19th एडिशन है वो कंडक्ट होने जाएगी आई गेस नेक्स्ट ईयर, हाँ 2023 वाली, ठीक है। अब पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। फर्स्ट पॉइंटर हमारे पास है कि इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 2.5 मिलियन US$ टू UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East for Palestine Refugees। अब अगर तो आपको ये दिया गया है, इसकी पूरी फुल फॉर्म दी गई है, मान लो UN Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East, तो आपको पता लग जाएगा कि पैलेस्टीन के ये रिफ्यूजीज़ के लिए इंडिया ने ये जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दी है।
बट अगर सिर्फ इतना देते हैं तो आपको नहीं पता लगेगा। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया ने 2.5 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो कंट्रीब्यूट किए हैं पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज़ के लिए, ठीक है। इंडिया ने टोटल ये कहा है कि हम 5 मिलियन देंगे, तो उसका जो फर्स्ट फेज़ है कंट्रीब्यूशन का वो ये दे दिया है इंडिया ने 2.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। अब जो बचे हुए 2.5 हैं वो शायद थोड़े टाइम में इंडिया फिर से देगा पैलेस्टीन के रिफ्यूजीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा जो हैं नए प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए हैं कुवैत के, ठीक है, कुवैत के। इसमें सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है, किसको रिप्लेस किया या वहाँ की करेंसी वगैरह वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो नहीं लिए। सिर्फ ये याद रखना है कि नए पीएम बन गए हैं कुवैत के, कौन, अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि मैक्स वर्स्टेपन ने एक और आपकी F1 जो रेसिंग चैम्पियनशिप होती है वो जीती है। कौन सी वाली जीती है? फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स भी जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने, ओके। एक बार हम डिटेल में देख लेंगे शायद नेक्स्ट क्लास में कि कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, ठीक है। The Department of Post of the Ministry of Communication has launched a philately scholarship scheme या philately scholarship scheme, दीन दयाल स्पर्श योजना। जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है उन्होंने एक योजना लॉन्च की है। क्या नाम है उस योजना का? दीन दयाल स्पर्श योजना। स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। अब स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करने की बहुत बच्चों में हॉबी होती है ना, तो उसी को ही थोड़ा और प्रमोट करने के लिए कि स्टैम्प कलेक्शन वगैरह बच्चे करते रहें, उसी के लिए ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। जो फिलेटली वर्ड है यहाँ पे, फिलेटली बोलते ही स्टडी ऑफ स्टैम्प्स को है, ठीक है। ये स्टैम्प्स वगैरह की ही स्टडी होती है फिलेटली, इसी को ही प्रमोट करने के लिए ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना, पोस्टेज स्टैम्प्स की स्टडी और उसकी कलेक्शन को फिलेटली कहते हैं। तो जैसे ये जो स्कीम है ये बेसिकली क्या पर्पस है इसका कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे 6th क्लास से लेके 9th क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी एक एज अ हॉबी उनको स्टैम्प्स वगैरह कलेक्ट करने का शौक़ है, उनका वो इंटरेस्ट थोड़ा और फॉस्टर किया जा सके और थोड़ा बढ़े, और एक मतलब ये स्टैम्प कलेक्शन की एक जो हॉबी है ये बरकरार रहे, ये आगे वाली जनरेशन भी इसको फॉलो करती रहे। तो उसके लिए ये दीनदयाल स्पर्श योजना लॉन्च की गई है। अब आपसे ये हो सकता है कि ये पूछ लें कि स्पर्श योजना एक लॉन्च की है, दीनदयाल स्पर्श योजना, ये किस पर्पस से लॉन्च की गई है? तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो स्पर्श योजना है वो स्टैम्प की कलेक्शन के लिए या फिलेटली स्कॉलरशिप स्कीम है ये एक, उसके लिए लॉन्च की गई है ताकि जो बच्चे हैं उनमें स्टैम्प की कलेक्शन को एज अ हॉबी वो बरकरार रखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सिटी यूनियन बैंक हैज़ फॉर्म्ड बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद आदित्य बिरला हेल्थ, बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस एंड रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस। सिटी यूनियन बैंक ने 3 इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ मिलकर एक बैंक एश्योरेंस की पार्टनरशिप की है। बैंक एश्योरेंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बहुत बार कि अगर कोई बैंक किसी और इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को बेचता है तो उसको बैंक एश्योरेंस अग्रीमेंट कहते हैं। तो वही साइन किया है सिटी यूनियन बैंक ने 3 और कंपनीज़ के साथ। कौन सी हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज़? बिरला हेल्थ, बजाज अलियांस और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो है उसको लोन अप्रूवल मिल गया है। जापान का जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जीका के नाम से जिसको हम जानते हैं, उनसे 6000 करोड़ रुपीज़ का जो है लोन मिल गया है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो इसमें आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, मुंबई अहमदाबाद, फिर 6000 करोड़ का, फिर किससे मिला है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पल्लवी सिंह जो कानपुर यूपी से बिलोंग करती हैं, उन्होंने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन जीत लिया है इस बार का, ठीक है। और ये जो क्राउन का जो कंपटीशन वगैरह था ये कहाँ पर हुआ था? साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज किया गया था ये। नेक्स्ट पॉइंट है नीदरलैंड्स आएगा यहाँ पे। नीदरलैंड्स विंस द 15th एडिशन ऑफ विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप को होस्टेड बाय नीदरलैंड्स एंड स्पेन। अब अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि यूएस होस्ट कर रहा है तो यूएस ही उसमें टॉप कर रहा है, ये भी नीदरलैंड होस्ट कर रहा था विद स्पेन।
मतलब ये को होस्ट किया गया था, 2 कंट्रीज ने इसको होस्ट किया था, नीदरलैंड्स ने भी और स्पेन ने भी। तो इसमें नीदरलैंड जीत गया है 15th एडिशन ऑफ विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, 15th एडिशन ऑफ विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप नीदरलैंड्स जीता है, जो होस्ट नीदरलैंड और स्पेन ने किया था। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑबिचुरी है, नोबेल पीस प्राइज विनर रह चुके हैं, आर्किटेक्ट ऑफ गुड फ्राइडे अग्रीमेंट भी रहे हैं ये, डेविड ट्रिम्बल, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, डेविड ट्रिम्बल। नेक्स्ट पॉइंट है, माउंटेनियर वसीफा नजरीन became the first person from Bangladesh to ascend Pakistan's administered K2, the second highest mountain peak। अब जो second highest mountain peak है आफ्टर एवरेस्ट, वो उसको मतलब फतेह करने वाली या उस पर चढ़ने वाली जो है पहली बांग्लादेश की एक रेजिडेंट हैं, वो बन गई हैं, पहली पर्सन बन गई है ये, वजीफ़ा नजरीन इनका नाम है। ठीक है, वजीफ़ा नसरीन। नेक्स्ट पॉइंट है 197 कम्युनिकेशन, जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, उन्होंने अपॉइंट किया है नकुल जैन को एज द CEO ऑफ पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, MD CEO इनको पेटीएम का नहीं बनाया, पेटीएम की एक ब्रांच है, एक आर्म है, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, PPSL भी कहते हैं जिसको, इसका CEO बना दिया है नकुल जैन को। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, प्रवीण शर्मा को। अगर हम बात करें पेटीएम की MD CEO की, तो पेटीएम के MD CEO कौन है, विजय शेखर शर्मा, ये हमने पहले डिस्कस भी किया हुआ है। विजय शेखर शर्मा हैं जो, वो हैं MD CEO ऑफ पेटीएम, पूरे पेटीएम की। और अगर सिर्फ पेटीएम पेमेंट सर्विसेज का देखें तो नकुल जैन उसके नए CEO बन गए हैं, रिप्लेस किया है इन्होंने प्रवीण शर्मा को। ठीक है, और पेटीएम की हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, नोएडा यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, कैनरा बैंक हैज़ लॉन्च कैनरा AI1, इट्स मोबाइल ऐप अवेलेबल इन 11 लैंग्वेजेस। कैनरा बैंक ने भी अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, कैनरा AI1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी ये 11 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इसमें टोटल डिफरेंट 11 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें जो कंज्यूमर्स हैं या जो कस्टमर्स हैं वो अपनी लैंग्वेज चूज़ करके बैंकिंग कर सकते हैं। द बैंकिंग ऐप वुड बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन विद मोर देन 250 फीचर्स टू केटर दी बैंकिंग नीड्स ऑफ इट्स कस्टमर्स। इसमें नियरली 250 के अराउंड फीचर्स हैं जो वन स्टॉप सोल्यूशन रहेंगे एक तरह से किसी भी बैंकिंग का, अगर आपने कोई भी काम करना है, जैसे बाकी सबके होते हैं, बाकी सारे बैंक्स का है, SBI का योनो है, फिर हमने एक वो किया था नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है आज का, इंडिया जापान ने एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट की है, कहाँ पर, अंडमान सी में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया और जापान की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज थी जो अंडमान सी में कंडक्ट की है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि विच इज़ द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ा होगा, बहुतों ने पढ़ा होगा इसको, इसका आंसर भी देना मुझे। सेकंड क्वेश्चन है गुजरात का गवर्नर बताना आपने कौन है। थर्ड क्वेश्चन है मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और भी इनके पास पोर्टफोलियोज हैं जिनमें हमने इनको बहुत बार डिस्कस किया है, आज आपने बताना मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस कौन है। और फोर्थ क्वेश्चन आपका है व्हेन इज़ वर्ल्ड पेपर बैग डे सेलिब्रेटेड, ये भी हमने पढ़ा अभी नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपके आज की न्यूज़ थी। अब अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।